अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्योंकि ट्रंप ने एक बात फिर से क्लियर कर दी बॉस। ट्रंप ने यूएसएड की फंडिंग की पूरी लिस्ट गिना दी कि किस देश को कितना पैसा गया है। ट्रंप ने कहा कि कंसोर्टियम फॉर इलेक्शंस एंड पॉलिटिकल प्रोसेस के तहत 486 मिलियन डॉलर दिए जा रहे थे। इसमें से 21 मिलियन डॉलर भारत में वोटर टर्नआउट के लिए दिए जा रहे थे। ये ट्रंप ने दोबारा दोहराया। ना करे दोस्त ने वो काम किया है। बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन फिर भी ट्रंप ने पोल पट्टी खोल दी। कहने लगे मैंने दोस्त मोदी को वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन दिए हैं। And $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. कल जाएगी खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकर ये बार बार दोहराना चाहिए। 140 करोड़ लोगों को रट हो जाना चाहिए, जिससे कोई हिम्मत न कर सके इमरजेंसी डालने की। डिस्ट्रिक्ट वन माफिया आपने पैदा किया था, आज माफिया नहीं है, दूर की कौड़ी हो चुकी है। गोरखपुर के सब माफिया तो पहले ही जा चुके थे, उनको पहले निपटा चुके थे। बाकी जो बचे खुचे थे उन सबको हम लोगों ने उनकी गति को पहुंचा दिया है। और हम लोगों का प्रयास था कि राम मंदिर बनने के पहले राम नाम सत्य है इन सबका हो जाए, लेकिन जो बचे थे समय के अंतराल में सब कुछ हो गया है। मुंबई हमले के 17 साल बाद तहव्वुर राणा को भारत लाया गया। लेकिन आप ये देखिए कि आज से 14 साल पहले जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो तब प्रधानमंत्री नहीं थे, तब भी उनके मन में यही जज्बा था कि भारत के दुश्मनों को किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए। साल 2011 में जब अमेरिका की कोर्ट ने तहव्वुर राणा को मुंबई हमले के आरोप में बरी कर दिया, तब भी नरेंद्र मोदी ने इस बात पर चिंता जताई। सुनिए 2011 में तब के गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। अमेरिका की शिकागो की कोर्ट में आज राणा एक टेररिस्ट को मुक्त करने का फैसला हो चुका है। मुंबई हमले के 17 साल बाद तहव्वुर राणा को भारत लाया गया। लेकिन आप ये देखिए कि आज से 14 साल पहले जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो तब प्रधानमंत्री नहीं थे, तब भी उनके मन में यही जज्बा था कि भारत के दुश्मनों को किसी भी कीमत पर बख्शा न जाए। साल 2011 में जब अमेरिका की कोर्ट ने तहव्वुर राणा को मुंबई हमले के आरोप में बरी कर दिया, तब भी नरेंद्र मोदी ने इस बात पर चिंता जताई थी। सुनिए 2011 में अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पानी नहीं कहते। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 25 अप्रैल 2025 है, जुमा का दिन, और तकरीबन 10 बज रहे हैं, 10 के आसपास हैं। तो जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बार बार अभी बता रहा हूँ कि कश्मीर में 22 अप्रैल 2025 को दिन में कश्मीर के किसी पहलग्राम या पहलग्राम में कहीं कोई आतंकवादी हमला हो गया है कश्मीर के किसी इलाके में। वहाँ पर 27 लोग मारे गए हैं, और 27 लोग में जो बातचीत जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, आतंकवादी का जो हरकत है वो ये है कि एक पत्नी ने कहा कि मेरे पति को तो मार दिए हो, लेकिन मुझे भी मार दो। तो आतंकवादी ने कहा तुझे नहीं मारूंगा, तू जाके अब मोदी जी को बता, मोदी जी को बताएगा। और एक वीडियो में ये भी बताया गया कि जहाँ पर बहुत जगह के लोग आए थे, हिंदुस्तान के भी थे, विदेश के भी थे लोग, और वहाँ पर घुड़सवारी कर रहे थे। और वहाँ पर जब आतंकवादी हमला हुआ होता है तो आतंकवादी सबको पकड़ के नाम पूछते हैं, धर्म पूछते हैं कि तू जो हिंदू होता है उसको मार देते हैं, धड़ाक करके गोली मार देते हैं, और जो हिंदू नहीं उसको नहीं मारते। ये बात आप देखो, ये न्यूज़ में बात बताई गई है, ये न्यूज़ में मैंने सुना है कि
हिंदू को मारा जा रहा है, सिर्फ बस हिंदू को मारे, बाकी किसी को नहीं मारे। और हिंदू को मारकर फिर वो हिंदू की पत्नी बोलती है कि जब मेरे पति को मार दिए तो मुझे भी मार दो। तो उसको बोला जाता है कि आप मोदी को जाके बताओ, मोदी जी को बताओ, तुमको नहीं मारूंगा। आप सोचो इस बात को कि अगर आप आतंकवादी हो तो सभी को मार दो। आप किस लिए मार रहे हो? आप समझते हो कि आपके मर्जी के मुताबिक, मर्जी के खिलाफ कोई कश्मीर में आके मज़ा मार रहा है तो आप उससे दुश्मनी रखते हो, तो जो भी कश्मीर में आया है टूरिस्ट है उस सबको मार दो। अगर आप समझते हो कि सिर्फ हिंदू को मारोगे, मुसलमान को नहीं मारोगे, तो ये कौन से तुम इस्लामी आतंकवादी जो ताजमहल में तो हिंदू मुसलमान सबको मारे थे। तो आज यहाँ ये बता रहे हैं कि हम एक से, तो मेरा ख्याल है कि जब आप आतंकवादी हो तो आप सभी को मार दो। क्या पति, क्या पत्नी, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, आप तो आतंकवादी हो। इस्लाम तो ये इजाज़त नहीं देता कि बगैर खता कसूर के किसी को मारो। अगर हिंदुस्तान की सरकार ने कश्मीर पे कब्जा किया, अगर इस बात का गुस्सा है तो फिर आप बेकसूर लोगों को क्यों मारते हो? हिंदुस्तानी के गवर्नमेंट सर्वेंट को मारो, फौज को मारो, मोदी जी आते हैं उनको मारो, अमित शाह जाते हैं उनको मारो। एक आम आदमी जब कश्मीर में घूमने फिरने के लिए जाता है तो आप उसको क्यों मारते हो? यानी आप कान ऐसे पकड़ो या ऐसे घुमा के पकड़ो। कान इंसान कई ढंग से पकड़ता है, लेकिन कान पकड़ना तो कान पकड़ना होता है। लेकिन अगर आप इस्लामी मुजाहिद हो, मुसलमान हो, तो आप बेगुनाह को क्यों मार रहे हो? जिसको आपने मारा है, क्या उन्होंने कश्मीर पे हमला किया है? क्या उन्होंने कश्मीर का कुछ बिगाड़ा है? क्या उन्होंने कश्मीर का कुछ लिया है? कश्मीर एक खूबसूरत जगह है, उन्होंने शादी की एंजॉय करने के लिए, मज़ा करने के लिए। वो मुसलमान तो है नहीं, और भी शादी करके अपनी पत्नी के साथ गया है बंदा, वहाँ घूमने फिरने, खूबसूरती देखने गया है, तो आपने उसको मार दिया। क्यों मार दिया आपने उसको? अगर आपने उसको मार ही दिया है तो पति को मार दिया तो पत्नी को भी मार दो। आपने ये कहा कि वो पति को मार दूंगा, पत्नी को नहीं मारूंगा, जाके मोदी को बताएगा, मोदी जी को बताएगी वो, तो मोदी जी क्या उससे आगे मिलेंगे? और अगर आप पति पत्नी दोनों को भी मार दोगे आतंकवादी भाई साहब, तो क्या मोदी जी को पता नहीं चलेगा कि कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है, 27-28 लोग मारे गए? मैं हिंदुस्तान के तमाम इंटेलिजेंट, पुलिस, सरकारी मिनिस्टर, सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये ठीक उसी तरह है हमला, आतंकवादी हमला, ठीक उसी फार्मूले पर आतंकवादी हमला है जो कश्मीर में हुआ है। इस वक्त 27 लोग मारे गए हैं पहलगाम में, पहलगाम क्या नाम, जो भी नाम है, पहलगाम में। वो मैं लिख दूंगा यार इधर, वो जांच करके कौन सा गांव है। तो 27 लोग जो मारे गए हैं वो ठीक उसी तरह हमला हुआ है जैसे उड़ी में हुआ था, जैसे पुलवामा में हुआ था, जैसे बेंगलोर में हुआ था, जैसे गुजरात में हुआ था, जैसे दिल्ली में हुआ था, जैसे 26/11 हुआ था, जैसे 9/11 हुआ था, जैसे पूना में हुआ था, जैसे बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हुआ था, जैसे पेरिस में हुआ था। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये सारी बातों को समझने के लिए मेरी वीडियो नंबर 280 से लेकर के 312 तक देखिए। और ये आज जो बना रहा हूँ ये इसको भी ले लीजिए, तो ये आज की तीसरी वीडियो है, तो 13, 14, 15, ये 315 हो जाएगी। और 315 ले लो तो 320, 15 से 16, 17 ले लो, आज 6 वीडियो बनेगी, 16, 17, 18, यानी 280 से लेकर 318 तक ये देखोगे तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी। इस वीडियो में तो, आने वाली वीडियो में मैं इसे समझा रहा हूँ क्योंकि आपकी बात समझ में आ जाए। कश्मीर में जो हमला हुआ है वो हिंदुस्तान को उकसाने के लिए हुआ है, हिंदुस्तान को भड़काने के लिए हुआ है। क्यों? क्योंकि आप, तुम्हारे अब्बा हुजूर जो है, हिंदुस्तान के अधर्मी नेताओं के जो बाप हैं, अमेरिका, इजराइल, वो ईरान को नहीं डरा सके। जो गुजरी हुई वीडियो में सब मौजूद है। ईरान को नहीं डरा सके, नहीं धमका सके।
ये B-52 बम्बर उड़ा रहे हैं, F-16 उड़ा रहे हैं, मिसाइल ला रहे हैं, पेट्रियट एंटी सिस्टम ला रहे हैं, एंटी शिप मिसाइल का वो जो पेट्रियट सिस्टम है वो ला रहे हैं, थाड लगा रहे हैं इजराइल में। और साउथ कोरिया से वहाँ से C-17 आ रहा है, C-5 आ रहा है तैयारा, उसके अंदर पूरे पेट्रियट मिसाइल और क्या क्या सिस्टम और क्या क्या टैंक और F-16 और फलान ढिमाक सब आ रहा है। पूरे गल्फ में पूरी फोर्स तैयार की गई है, पूरे गल्फ के अरब सागर में पूरे वारशिप, सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर लाके खड़ा किया गया है। कई हजार फौजी, कई लाख फौजी तैनात किए गए हैं। ईरान को जब दिखाया जा रहा है मार देंगे, डरा देंगे, फोड़ देंगे, और खुल्लम खुल्ला धमकाया गया है कि जो ओमान में बातचीत हो रही है, पहले तो कतर में बातचीत हुई, फिर ओमान में बातचीत हुई। ओमान में जो बातचीत हुई है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के दरमियान, उनके अमेरिका के आदमी और ईरान के आदमी जो गए हुए थे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका की तरफ से न्यूज़ ये मिली थी कि अमेरिका ने कहा है कि अगर ओमान में जो बातचीत हो रही है, अगर तुमने समझौता नहीं किया, मेरी हर बात नहीं मानी, तो हम दूसरे दिन ही, रात को ही हम हमला कर देंगे ईरान पे। ईरान ने बोला, बोल बाबू का घंटा। ईरान ने कहा, बोल बाबू का घंटा पकड़ो, हिलाओ, टन टना टन टन टना टन टन, हम तुमसे डरने वाले नहीं, जाओ जो उखाड़ना उखाड़ लो। वो अपनी एंटी शिप मिसाइल और वो रेडर ये वो सब तैनात कर दिया, सब तैनात कर दिया। तुम्हारे पछवाड़े में दम है तो आओ हमला कर लो। अभी मुझे खबर लगी कि इजराइल और अमेरिका ने पेरिस में मीटिंग की है। कौन से तारीख को की है पता नहीं, 22 अप्रैल 2025, जो जिस दिन कश्मीर में हमला हुआ उस दिन से पहले की थी कि बाद में की है। बहरहाल मैं तो पहले से चिल्ला रहा हूँ 2016 से, गवर्नमेंट सर्वेंट को गवर्नमेंट के कानून के ठिकानों पे जा के समझा रहा हूँ कि हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका, अंग्रेज जो है वो हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान में मारेंगे। तो मुझे तो पता है, अभी उन्होंने मीटिंग की तो मीटिंग में उन्होंने ज़रूर कहा होगा कि भैया ईरान नहीं डर रहा है, अब क्या करें, तो अपने सबसे बड़कवा हथियार इस्तेमाल करें हम। B-52 से भी खतरनाक, पेट्रियट एंटी शिप मिसाइल से भी सिस्टम से भी खतरनाक, और क्या उनके पास है थाड, और क्या है वो उनकी जो बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, नाम सब याद रहता है लेकिन वक्त पे भूल जाता हूँ, ठीक है। और उनका जो राफ्टर F-22 है उससे भी ज़्यादा खतरनाक, F-16 से भी खतरनाक, F-15 से भी खतरनाक, और जो भी उनके पास जेट फाइटर है, मिसाइल है, एयर कैरियर है, और सबमरीन है, परमाणु है, परमाणु से भी खतरनाक अमेरिका के पास परमाणु है ना, उससे भी ज़्यादा खतरनाक अंग्रेजों के पास जो हथियार है, जो अंग्रेजों के पास सबसे बड़ा हथियार है, वो उस हथियार का नाम है हिंदुस्तान। उस हथियार का नाम है हिंदुस्तान, 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 हिंदुस्तान। अमेरिका अपना कोई भी हथियार इस्तेमाल कर ले, वो एक साथ ईरान, पाकिस्तान और चाइना को नहीं मार सकता। कौन सा भी हथियार इस्तेमाल कर ले, लेकिन एक हिंदुस्तान एक ऐसा हथियार है उसके पास कि उसे इस्तेमाल करके वो ईरान को भी मार देगा, पाकिस्तान को भी मार देगा, चाइना को भी मार देगा। और यही वजह, हिंदुस्तान की वजह से वो रूस को भी मारना उनके लिए आसान हो जाएगा। अभी रूस, फ्रांस, नाटो और अमेरिका ये सब खेल रहे हैं। यूक्रेन में कबड्डी हो रहा है ना, यूक्रेन में कबड्डी का मैच हो रहा है ना, उधर खेल रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की वजह से वो रूस भी मर जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान अंग्रेजों का सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हिंदुस्तान सुधर जाओ, नहीं तो लोगों की जब अपनी जान पे बन आएगी तो वो ये फैसला कर लेंगे भैया अब हिंदुस्तान को मारना जरूरी है, हिंदुस्तान को मारना जरूरी है। इसीलिए मैंने
3/6/2016 में, 3/6/2016 नहीं, जनवरी फरवरी मार्च, 3 मार्च को 6वें महीने में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यानी 3 जून को 2016 में मैंने एक पोस्टर बनाया था। पोस्टर में लिखा था देश बचाओ, और उसके नीचे लाइन में लिखा था हिंदुस्तान पे हमला कर सकते हैं रूस, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया। आज नहीं, 3 जून को, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 3 जून को 2016 में मैंने लिखा था, पोस्टर बनाया था। और वो पोस्टर मुंबई शहर के दादर इलाके में मराठियों ने उसे अपने हाथों से कुछ फाड़ दिया था। जब मैं उनमें बयान कर रहा था, उनको गुस्सा आया, उन्होंने फाड़ दिया। फिर पुलिस बुलाई गई, पुलिस के साथ मैं गया पुलिस स्टेशन, माहिम पुलिस स्टेशन। 16 मई 2021 को, 16 मई 2021 को माहिम पुलिस स्टेशन में मैंने वो पोस्टर भी दिखाया पुलिस वालों को कि देखो ये मैंने 3 जून, फिर भूल गया यार, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो 3 जून को 2016 में मैंने ये लिखा था और ये पोस्टर बनाया था अपने देश को समझाने के लिए, लेकिन मराठियों ने फाड़ दिया। तुम भी देख लो, देश पर ये 5 बड़े मुल्क हमला करवा सकते हैं, कर सकते हैं। पुलिस वालों ने बाद में मुझसे बातचीत के दौरान पूछा भी कि रूस तो हमारा दोस्त है, वो हम पर कैसे हमला करेगा। मैंने कहा दोस्त वोस्त सब खल्ली वल्ली भाड़ में जाए, मैदान वल्ली, कोई भी मदद नहीं करने वाला है। उसकी जब अपनी जान पे पड़ेगी तो अपनी जान बचाएगा कि तुम्हारी जान बचाने आएगा, या तुमको अपना दोस्त बनाएगा। तुम दोस्त होकर उसकी जान खतरे में डालोगे तो वो तुमको छोड़ेगा। मैंने सारी स्टोरी समझाई थी। तो रूस भी चाहे भले खुलकर ना बोले कि भाई हम हिंदुस्तान को मारेंगे, तुम भी मारो, लेकिन वो पीछे से सबको तैयार करेगा, हथियार देगा, सब कुछ देगा और कहेगा हिंदुस्तान को मारो, नहीं तो हम लोग सब मर जाएंगे। तो अंग्रेज जो है, यूएस, नेटो जो है, वो हिंदुस्तान का हथियार इस्तेमाल करके ईरान, पाकिस्तान और चाइना को मारेंगे। और चाइना को जब मार देंगे तो फिर चाइना के बगैर रूस भी कमज़ोर हो जाएगा। तो फिर नेटो, वो जो यूक्रेन में नेटो लड़ रहा है रूस के साथ, वो सब आसानी से अमेरिका सब मिल के रूस को मार देंगे। तो यानी कि हिंदुस्तान की वजह से रूस भी मारा जाएगा। क्यों? राम लखन की जोड़ी तो हिंदुस्तान ही तोड़ेगा ना। रूस को कमज़ोर तो हिंदुस्तान ही करेगा ना चाइना को मार के। जब तक चाइना है, जब तक रूस मजबूत है, अमेरिका कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि रूस के साथ चाइना खड़ा रहेगा तो नॉर्थ कोरिया भी खड़ा रहेगा। रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया तो एकजुट है। और इसमें अगर मतभेद ना पैदा हुआ तो अमेरिका के पछवाड़े में दम नहीं कि वो रूस और चाइना और नॉर्थ कोरिया को मार सके। पहले उन्होंने साउथ कोरिया के नाम पर, साउथ चाइना सी के नाम पर बहुत कुछ बवाल कर चुके हैं ना अंग्रेज, आपके डोनाल्ड ट्रम्प साहब। क्या उखाड़ लिए, क्या उखाड़ लिए? हिंदुस्तानियों, हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट, बताओ ना मुझे, साउथ चाइना सी में क्या उखाड़ लिए तुम्हारे डोनाल्ड ट्रम्प? बड़ी फौज लगा दिए थे। हिंदुस्तान की न्यूज़ में देख रहा था, बड़ी फौज लगा दी, वारशिप, सबमरीन के, एयरक्राफ्ट, मिसाइल, एंटी, क्या क्या लगा दिया, जेट फाइटर, F-16, F-15, अडाप्टर 22, B-52, सब। हट जाओ, मैं चाइना को मारने जा रहा हूं। पल बाबू का घंटा मार लो। कुछ उखाड़ा नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने नॉर्थ कोरिया पे बहाना किया। नॉर्थ कोरिया बड़ा पैमाने पर मिसाइल टेस्ट कर रहा है, न्यूक्लियर पावर टेस्ट कर रहा है, तो हम नॉर्थ कोरिया को मारेंगे। भट जाओ, मैं नॉर्थ कोरिया को मारने जा रहा हूं। बोल बाबू का घंटा मार लो। जब साउथ चाइना सी के नाम पर डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी फौज लगाई थी और चाइना पे हमला करने की कोशिश की थी, तो कोशिश नहीं की थी, डराया था कि डर जाएंगे तो हम अपना उल्लू सीधा करेंगे, डराया था। तो लेकिन उस वक्त नॉर्थ कोरिया, चाइना और रूस सब अपने पूरी फौज के साथ खड़े हो गए थे कि आ जाओ। ऐसे जब नॉर्थ कोरिया के किम जोंग नहीं, दूसरा है, क्या नाम है मालूम नहीं, किम जोंग ही है शायद। किम जो तो चाइना का है ना, मुझे नहीं मालूम यार, मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता नाम में, नाम भूल जाता हूँ मैं। बहरहाल नॉर्थ कोरिया को मारने की कोशिश किए थे, पूरी फौज लगाए। फिर दोबारा तो फिर नॉर्थ कोरिया पे जब हमला करने का टाइम आया तो उन्होंने फौज लगाई, डराया था, धमकाया था। फिर उस वक्त भी
नॉर्थ कोरिया अपनी पूरी फौज आगे कर दिया और पूरा रूस और पूरा चाइना अपनी अपनी फौज को ऑर्डर दे दिए, जाओ निपट लो जैसे निपट सकते हो। ओल बाबू का घंटा उखाड़ लिए। डोनाल्ड ट्रम्प ऐसे ओल बाबू का घंटा पकड़ के हिलाए, हिला के आरती उतार के चले आए। कुछ किए क्या यार? भूल जाते हो हिंदुस्तानियों, याद करो यार। अभी वही उन्होंने इस्तेमाल किया था ईरान के साथ। हट जाओ, अब तो मैं कराटे वाला बोल रहा हूं मैं। अबे कराटे में ऐसे करते साउथ कोरिया से क्या C5 C17 C70 और वो बड़ा जहाज जिसके अंदर टैंक और एंटी क्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, मिसाइल और फौजी जवान और क्या क्या हथियार आता है, वो सब साउथ कोरिया से ला करके यहाँ अरब सागर में, वहाँ कहीं द्वीप है वहाँ पर सब उतारा जा रहा था। अरब सागर के में उतारा जा रहा था और गल्फ में पूरी फौज की तैयारी की जा रही थी। सारे हथियार सब तैनात कर दिए गए, B-52 उड़ाए जा रहे हैं। ईरान तुझको मार देंगे, तू ओमान में जो समझौता आ रहा है उसको नहीं मानेगा तो हम रातों रात हमला कर देंगे। ईरान तुझे तहस नहस कर देंगे, कब्रिस्तान बना देंगे, तुझे सीरिया की तरह बर्बाद कर देंगे, गजा की तरह मैदान कर देंगे। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। ओल बाबू का घंटा पकड़ लो, ओल बाबू का घंटा, बाबा जी का ठुल्लू। हाँ, ईरान डर गया? नहीं डरा, डर गया? नहीं डरा। हिंदुस्तानियों समझो, नहीं डरा ईरान तो उन्होंने पैतरा बदला और अपने सबसे बड़े हथियार को इस्तेमाल करने का कानून वो जो धड़म कर दिया ना अंग्रेजों ने अपने सबसे बड़े हथियार को फिर ऑर्डर दिया कि अब तुम तैयार हो जाओ, अब सबसे बड़ा हथियार हम ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। अब हम हिंदुस्तान से ईरान को 2 न्यूक्लियर मारेंगे। और ईरान पर 2 न्यूक्लियर मारने के लिए हिंदुस्तान के पास कोई रास्ता ही नहीं है। कोई रास्ता है कि हिंदुस्तान जाके ईरान पे हमला करे? नहीं है। ईरान और हिंदुस्तान की कोई दुश्मनी भी नहीं है, ईरान हिंदुस्तान का कोई मसला भी नहीं है। तो अभी कैसे क्या करेंगे? पाकिस्तान तो अंग्रेजों का गुलाम है, वो तो रखेल है। पाकिस्तान के फौजी जवान रखेल हैं। अमेरिका और नेटो, ये अंग्रेज, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, ये सब जिस तरह से चाहे पाकिस्तानियों के, हाँ अब क्या बोलूं, पाकिस्तानियों को गुलाम है। इमरान खान ने पाकिस्तान को हिजड़ा बना दिया है। और हिजड़ों का काम क्या होता है? इमरान खान ने बनाया है पाकिस्तान को हिजड़ा, नामर्द बनाया है, बना के बैठ गया जेल में। और पाकिस्तान के लोग इमरान खान को बहुत बड़ा मसीहा भी समझते हैं। ये सब टेक्नोलॉजी है, दिमाग है, दिमाग। यहूदी के पास दिमाग है ना, अच्छा पाकिस्तानी तो नहीं मानेंगे, पाकिस्तानी तो सबसे बड़ा दिमाग वही इमरान खान को ही मानेंगे, यहूदियों का दिमाग थोड़ी ना मानेंगे वो। पूरे पाकिस्तान को हिजड़ा बना दिया इमरान खान ने। अब पाकिस्तान नामर्द है, हिजड़ा है, खुसरा है। तो अब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल वाले, नेटो वाले जिस तरह से चाहे पाकिस्तान के साथ वो कर सकते हैं जो खुसरों के साथ होता है। अब पाकिस्तानी के में तो दम नहीं है, लेकिन अब क्या करें? अब पाकिस्तान को तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल बोलेगा बैठ बेटा तो बैठ जाएगा, खोल बेटा खोल देगा, झुक जा बेटा झुक जाएगा। पाकिस्तान तो सब कुछ तन्ने करने के लिए तैयार है, लेकिन अब क्या करें? मारने बचाने ठोकने बजाने से कुछ नहीं हो फायदा उनको। अमेरिका का, ब्रिटेन का, फ्रांस का, इजराइल का कोई फायदा नहीं है ठोकने बजाने से। अब उनका फायदा सारा का सारा उनके रास्ते का कांटा बन गया ईरान। अरे ससुरा, ईरान डरता ही नहीं है अब वो पूरा गल्फ के पेट्रोल पे कैसे कब्जा करे। अब पाकिस्तान खुसरा हो गया है, लेकिन अगर ईरान को नहीं मारेंगे तो कहीं उसको भी मर्दानगी की हवा लग गई तो सारा खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए यार अब क्या करें, ईरान को तो मारना जरूरी है। तो कैसे मारे? हम तो मार नहीं पा रहे, इतना डरा रहे, नहीं डर रहा वो। अब क्या करें? हम मारेंगे, हमला करेंगे तो हमारा छोटका बच्चा है जो ना, दिमाग वाला बच्चा, वो खत्म हो जाएगा, इजराइल खत्म हो जाएगा। तो अब इजराइल को तो सेव करना है, सारा मास्टरमाइंड तो वही है।
9/11 का मास्टरमाइंड तो वही है, 26/11 का मास्टरमाइंड वही है, बैंगलोर, गुजरात, दिल्ली और 26/11 पूना और इस सब का मास्टरमाइंड तो वही है। 26/11 के ताजमहल में सबसे बड़े पर्यटक कौन थे? वही अमेरिका का छोटा वाला बच्चा था ना। तो भैया मास्टरमाइंड वही है, तो ईरान उसको पहले फुर्सत में मार देगा। अभी सब www.drama.com चल रहा है, तो कोई बात नहीं, ईरान बचा हुआ है बच्चा। लेकिन अगर ईरान पे हमला करेंगे तो ईरान तो बड़ा बड़ा मारेगा, तो फिर बच्चा खत्म हो जाएगा, इजराइल खत्म हो जाएगा। लेकिन वही तो मास्टरमाइंड है, उसी को बचाना। तब क्या करे? ईरान नहीं डर रहा है, हमला नहीं कर सकते, हमला करेंगे तो बच्चा मार दिया जाएगा। अब क्या करे? बड़कवा हथियार इस्तेमाल करो। बड़कवा हथियार कौन सा है? हिंदुस्तान, 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 हिंदुस्तान। भैया अब हिंदुस्तान को इस्तेमाल करो, अपने बस की बात नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में दिखाया भी था ना, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान का इलाज हिंदुस्तान के पास है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का इलाज हिंदुस्तान के पास है, वो पाकिस्तान को हिंदुस्तान ही ठीक करेगा। के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी की तरह आतंकवाद और पाकिस्तान की आतंक नीति के खिलाफ है। पाकिस्तान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था, हम पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत की मदद लेंगे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का इलाज भारत के पास है। दिनांक 22 अप्रैल 2025 स्थान पहलगाम, एक शांतिपूर्ण पर्यटन स्थल जहां भारत, नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात से आए अनेक पर्यटक घुड़सवारी का आनंद ले रहे थे। अभी अचानक वहां 6 हथियारबंद आतंकियों ने हमला कर दिया। वे लोगों को पकड़ पकड़ कर उनका धर्म पूछने लगे और जैसे ही किसी ने हिंदू कहा, उसे निर्दयता से गोली मार दी। पिछले वीडियो में दिखा चुका हूं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप देखो। देखो आप तो अब 22 अप्रैल को 2025 को जो कश्मीर में हमला हुआ है, अब इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ हो सकता है। हिंदुस्तान में बहुत धूम धड़ाका हो सकता है, बहुत लोग मारे जा सकते हैं। मरेगा कौन? हिंदू 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 हिंदू। क्योंकि हिंदुओं को मुसलमान के खिलाफ भड़काना है तो हिंदू को मारना पड़ेगा, और अगर मुसलमानों को हिंदू के खिलाफ भड़काना है तो मुसलमानों को मारना पड़ेगा। अब हिंदुओं को भड़काना है मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, तो हिंदुओं को ही मारना पड़ेगा। ये पॉलिसी है। तो हिंदुओं मर जाओ तुम, और तुम ही मरो, और तुम ही मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो जाओ और उनसे नफरत करो, ताकि अंग्रेज तुम्हें इस्तेमाल कर सके। अगली वीडियो में और बताता हूं। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ऐ बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्देलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो